देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साहब। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं बाजार की इस वक्त की सबसे बड़ी बातें। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली तेजी के साथ सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। 9,800 के ऊपर टिकने की कोशिश करता हुआ निफ्टी, और ये जो मजबूती आ रही है, जो 9,800 के नीचे जैसे ही निफ्टी जाता है फिर से खरीदारी आती है, उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट आज आप दे सकते हैं ऑयल एंड गैस शेयरों को। दमदार खरीदारी इन तमाम सरकारी कंपनियों में होती हुई दिख रही, चाहे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां हो या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या फिर गैस वाली कंपनियां। सारी की सारी कंपनियां बड़ी मजबूत है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में भले ही सीमित दायरे में हो रहा हो कारोबार, लेकिन मिड कैप शेयरों में चौतरफा खरीदारी है। 0.5% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स मजबूत है और दिन भर मिड कैप इंडेक्स बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखा है। अगर थोड़ी बहुत कमजोरी और सुस्ती कहीं है तो वो है IT शेयरों में। कल देर शाम TCS के नतीजे आएंगे और परसों आएंगे नतीजे इन्फोसिस के। तो TCS में नतीजों के पहले थोड़ी कमजोरी है, इन्फोसिस में कल की तेजी के बाद आज है सुस्ती, दोनों ही लाल निशान में है और यही वजह के IT इंडेक्स आज थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर फिर से वही शेयर हैं जो नए हाल ही में लिस्ट हुए हैं। हडको, AU फाइनेंस, CDSL, लंबी लिस्ट है इन शेयरों के जो आज भी जबरदस्त सेक्शन में। नए शेयरों पर ज्यादा भरोसा है बाजार के खिलाड़ियों का आज। लेकिन सबसे अहम बात जो बाजार की है वो है ये कि 9,800 के स्तर पर कश्मकश, रस्साकशी, खींचतान जारी है तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही तरह के ट्रेडर्स में, क्योंकि इसी एक स्ट्राइक प्राइस पर दोनों ही जगह पुट और कॉल में जबरदस्त ओपन एडिशन होता हुआ दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट का। और दोनों ही जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का एडिशन अगर किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर आज हुआ है तो वो 9,800 के पुट पर 8 लाख शेयरों का है और वही 9,800 के कॉल में भी 5 लाख शेयरों का है। इसका मतलब बात साफ है, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स ये मानकर चल रहे हैं कि तेजी करने वाले मान रहे हैं कि 9,800 के पार भी निकलेंगे, टिकेंगे भी और नए लेवल्स बनेंगे, नए हाइज बनेंगे। वही मंदी करने वाले लोग ये मान रहे हैं कि 9,800 के आसपास जब पुट कॉल रेशियो और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हो सकता है थोड़ी कमजोरी हो। तो देखना होगा जीत किसकी होती है। लेकिन यह है इस वक्त की हर्षदा बाजार की बड़ी बातें। और आगे बढ़ने उससे पहले बजाज कॉर्प के नतीजे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आय घटी है, 204 करोड़ से घटकर 197 करोड़ आई है। मुनाफे का आंकड़ा भी आपको बता दें, इससे पहले EBITDA 71 करोड़ से घटकर 61 करोड़ आता हुआ दिखा है। और दूसरा मार्जिन्स 4% की कमी है इन मार्जिन, 34.5% से घटकर 31% के आसपास मार्जिन। हाँ, मुनाफा जरूर 52 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़। तो ये है नतीजे इस वक्त बजाज कॉर्प के हर्षदा। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे अनिल। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, रसाकशी जरूर देखने को मिली है और इस रसाकशी के बीच 9,800 पर टिके रहने की कोशिश पूरी तरह से जारी है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, साथ ही साथ सेंसेक्स की भी चाल आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने देखा था इंट्राडे में करीब 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, वो ऊपरी लेवल से भी हल्का होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट इंट्राडे में गिरावट भी देखने को मिली और वहां से रिकवरी फिर आई है 33.2 पर ये इंडेक्स। मिड कैप्स में जोश है, लगभग 90 अंकों का उछाल था, अब 93 अंकों पर है, तो आधे % की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बैंक्स की ओर से भी, खासकर सरकारी बैंकों ने आज थोड़ा सा सहारा दिया है, तो बैंक निफ्टी अब 42 पॉइंट ऊपर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। तो पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी, जो ज्यादातर वक्त लाल निशान में रहा है बैंक निफ्टी। और उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज क्या कुछ हम लेकर आए हैं आपके लिए आखिरी घंटे का एक्शन। बाजार महंगा है या फिर अब भी मौके हैं खरीदारी के, ये हम बताएंगे, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो जबरदस्त तेजी चल रही है, अब कहां मौके हैं खरीदारी करने के। TCS कल पेश करने वाला है नतीजे क्या है आवाज का अनुमान। न सिर्फ TCS बल्कि पूरे IT सेक्टर का लेंगे जायजा, क्योंकि परसों नतीजे आएंगे बाजार खुलने के आसपास, इन्फोसिस के भी। तो उसके नतीजे कैसे रहेंगे, TCS के कैसे रहेंगे, इस सब पर रखेंगे हम नजर। पोल बताएंगे, राय लेंगे एक्सपर्ट से। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई है, अब किन सेक्टर्स पर आपको रखी जाए नजर ये बताएंगे मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा। और आज शाम को 2 अहम इकोनॉमिक डेटा हैं, IIP और CPI के आंकड़े आने वाले हैं। अनुमान क्या है, किस तरह के आंकड़े होंगे, ये बताने वाले हैं हम आपको। और हर रोज की तरह स्टैंडर्ड मेनू तो है ही आपके लिए, क्या करें लॉन्ग, कहाँ बनाए शॉर्ट। अब से बस कुछ ही सेकंड्स में सुमित बगड़िया के साथ 3 बजे निफ्टी की 3 टॉप ट्रेडिंग कॉल्स और 3:15 बजे एक्सपर्ट्स की तरफ से BTST STBT कॉल्स। आज लगाओ कल कमाओ, यह सारा एक्शन आज आपके लिए CNBC आवाज पर आखिरी सौदा में। लेकिन स्टॉक्स जो एक्टिव हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, आज एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जोश में है, वो है तेल और गैस। यहाँ पर ONGC, HPCL
कि विलय केव डेवलपमेंट्स का इंतजार बाजार बेसब्री से कर रहा और सुबह से देखिए अच्छा खासा एक्शन, 4% का उछाल एचपीसीएल ने दिखाया। ओएनजीसी भी अब 2% ऊपर है। चेन्नई पेट्रो, महानगर गैस, गेल दूसरे गेनर्स हैं आज के ट्रेड में। इसके अलावा देखिए पीएसयू बैंकों में निचले लेवल से आया है सहारा। देना बैंक अब थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ जरूर दिखाई दिया है। इसके साथ ही आप देखिए कॉर्पोरेशन, ओबीसी, पीएनबी, आईडीबीआई जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अब हल्की बढ़त आना शुरू हो रही है। लेकिन इंडेक्स जो 9800 पर टिका है, इसमें हाथ है भारतीय इंफ्राटेल का। साथ ही एचयूएल जैसे दिग्गज में हमने देखा है अच्छी तेजी बनी है। सुबह से इनफैक्ट ये काउंटर एक्टिव है। एचयूएल के साथ साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स का डीवीआर सदाबहार तेजी आती दिखाई दी है और एसीसी सीमेंट कंपनियों में जहां पर खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। मिड कैप में काफी जोरदार मूव्स हैं। बायोकॉन, जैसे हम आपको पहले भी बता रहे थे, कल एक बड़ा दिन है बायोकॉन के लिए और एक कमेटी रिव्यू करने वाली है यूएस एफडीए की। इनके लिए एक पर्टिकुलर ड्रग है, उसका इंतजार बेसब्री से है। रिको ऑटो में हमने देखा तेजी, सिंटेक्स, फ्यूचर कंज्यूमर और पीटीसी में भी हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे अनिल भी आपको कुछ देर पहले बता रहे थे, जो हाल ही की लिस्टिंग्स है वहां पर धमाकेदार तेजी आज फिर देखने को मिल रही है। हुडको देखिए 14% ऊपर। शंकरा में हम देख रहे हैं करीब 70 रुपए का उछाल आज के सत्र में। एयू स्मॉल फाइनेंस फिर 9% पर बढ़ा है। शीला फोम, सीडीएसएल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर 4.5 से 4% का उछाल अभी बरकरार। और साथ ही देख लें फियर एंड ग्रीड मीटर मजबूती की तरफ होना चाहिए क्योंकि दिग्गज है हरे निशान में और मिड कैप शेयरों में है 0.5% का उछाल। तो फियर एंड ग्रीड मीटर सीएनबीसी आवाज का क्या कहता है, 64 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी तेजी के साथ फियर एंड ग्रीड मीटर में कारोबार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये इस वक्त आपके लिए। चलिए शामिल करते हैं सुमित बगड़िया को चर्चा में और पूछते हैं उन तमाम शेयरों पर उनकी राय जहां पर आज लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाने के मौके हैं आपके लिए। सुमित, सबसे पहले तो एमआरपीएल 3.5-4% मजबूत है, 20% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा इस स्टॉक पर, या फिर ऑयल एंड गैस स्पेस में और कोई शेयर जो आपको मजबूत नजर आ रहा हो जहां पर आप खरीदारी करना चाहें? आज बहुत दिनों के बाद हमें ऑयल एंड गैस स्पेस में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट मार्केट्स में तेजी जो मेंटेन हो रही है इसी सेक्टर के कारण हो रही है। आई थिंक एमआरपीएल को भी चुना जा सकता है। स्टॉक 126.50, 26.90 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में 124 का अच्छा सपोर्ट है। 124 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर बाइंग की जा सकती है और ऊपर में इमीडिएटली हमें 135 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 124 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर बाइंग कर लीजिए। ओके, ये है इस वक्त एमआरपीएल पर एक्शन वाला मामला। पीटीसी एक और स्टॉक है सुमित जिस पर राय दीजिए। 8% पीटीसी मजबूत है और यहां भी 27% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज। इस स्टॉक में ब्रेकआउट दे दिया अनिल जी। ये स्टॉक जनरली ऐसा मूव देता नहीं है, बट ये स्टॉक में बहुत अच्छा मूव दे दिया और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में यहां से बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। आज ये स्टॉक यहां से 108 के ऊपर का क्लोजिंग देने का मतलब हो गया कि ये स्टॉक यहां से इमीडिएटली ऊपर में हमें 140 तक के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। जहां तक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का लिहाज है, ट्रेडिंग का सवाल है, ये स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में यहां से 118 से 120 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक इमीडिएटली जिन लोगों ने कुछ दिनों में लोअर लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन अगर लेके काम किया हुआ है तो वो बिल्कुल अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 108 के ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब 10 से 12 रुपए का तेजी तो इमीडिएटली हमें शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 140 के टारगेट होंगे और इसके अंदर जो स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ेंगे वो 103 से 104 रुपए के आसपास है। 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशंस को कैरी करें। अच्छा सुमित, सिंटेक्स पर आपकी क्या राय बन रही, क्योंकि काफी दिनों बाद ये मूव आया है, 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखिए करीब 22% बढ़ता हुआ। डीमर्जर के बाद शायद ये पहला दिन है जब इस स्टॉक ने एक अच्छा तेजी दिखाया और इतना अच्छा मूव दिखा रहा है। आई थिंक शायद जितने दिन का कंसोलिडेशन था वो खत्म हो गया स्टॉक का और अभी ये स्टॉक यहां से तेजी दिखाना चाहिए। इमीडिएटली 32 रुपए के टारगेट है, प्योरली ट्रेडिंग कॉल है ये। इसके अंदर 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 32 रुपए के टारगेट है। बट अगर कोई लॉन्गर टर्म होराइजन रखता है, यानी 6 महीने के ऊपर का होराइजन मिनिमम चाहिए, तो ये स्टॉक यहां से डबल होने की पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर हमें 60 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म अलग चीज, शॉर्ट टर्म में 32 रुपए तक के लेवल्स हमको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये राय है आपके लिए सिंटेक्स पर। वोल्टास एक और ये स्टॉक देखिए, हालांकि आज उतना तो नहीं भागा है लेकिन फिर भी 2% मजबूत है और 12% यहां भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। कुछ संकेत है रिवर्सल के? जी है अनिल जी, इसके अंदर ये स्टॉक ओवरऑल तेजी का है। अगर हम इस स्टॉक का लास्ट 6 मंथ्स का चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिखाया है और हमने इस स्टॉक के अंदर ऐसा मूव वन वे देखने को हमें लास्ट 6 मंथ्स में मिला है। अभी इमीडिएटली अगर हम स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पॉजिटिव है और हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली 490 और 500 के लेवल्स हमें जल्दी ही दिखा सकता है।
460 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करें, सीएमपी पे प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग करें। स्टॉक के अंदर प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें, और ऐसा लगता है कि ये प्राइस मूवमेंट यहां से एक्सटेंड होगा और 490 हमको इमीडिएटली देखने को मिलेगा और 500 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए छोटी कंपनियां उज्जीवन, इक्विटास जैसी ये कुछ मोमेंटम पकड़ रही हैं। इक्विटास में तो हमने देखा है 6.5% का उछाल, 14% का ओपन इंटरेस्ट, लेकिन उज्जीवन में अब वो मूव आ रहा है, 4% लगभग भागा है ये, और लगभग 3-4% का ही ओपन इंटरेस्ट अब जुड़ने लगा है। क्या ये इंटरेस्टिंग है हर्षदा, क्योंकि आज एक्चुअली उज्जीवन बैन में भी है एफएनओ में, उसके बावजूद ये मूव आ रहा है। वो इसका मतलब इंट्राडे में लोगों ने काफी खरीदारी कर ली है शायद। क्या सलाह होगी बताइए तो सुमित। ये संजय जी बिल्कुल सही कहा आपने, इंट्राडे में लोगों ने काफी खरीदारी की होगी। इक्विटास ने बहुत अच्छा मूव दे दिया है, उज्जीवन मूव देना स्टार्ट कर रहा है। आई थिंक ये स्टॉक बहुत जल्दी एक अच्छी तेजी दिखाने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक ने लास्ट 6 मंथ्स में बहुत अच्छी करेक्शन दिखाई है। करेक्शन दिखाने के बाद ये स्टॉक ने डबल बॉटम बेस बनाया है, और ये अभी जो रिसेंट हाइज लगे थे इसके, वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये स्टॉक 335 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा, 380 के टारगेट्स हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। 335 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, 380 का टारगेट होगा, और जो भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है लास्ट 4-5 दिनों में, वो 320 के स्टॉप लॉस से पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश बाइंग भी 320 का स्टॉप लॉस से करें फॉर द टारगेट्स ऑफ 380 लेवल्स, 380। ओके, तो ये राय आपके लिए तमाम इन शेयरों पर है इस वक्त। एक और स्टॉक जो अब आज निचले स्तरों से रिकवर करके दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ पहुंचा है, और पिछले 5-7 पूरे साल भर में जितना मूवमेंट नहीं दिखाता उतना 3-4 दिन में दिखा दिया है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अब 2% मजबूत है यहाँ पर सुमित, और 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 1036 दिन के हाई पर, और ये पिछले 5-7 मिनटों में ही हुआ है कमाल। ये खरीदा जाए बेचा जाए? अनिल जी, स्टॉक के अंदर न्यूज के चलते हमें ऊपरी लेवल से इसमें दबाव देखने को मिला था लास्ट 3 दिन के अंदर। ये स्टॉक अभी 200 डीएमए का सपोर्ट मुझे लगता है होल्ड करेगा, जो कि 1000 लेवल्स के आसपास है। अभी थोड़ी देर पहले ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा इसमें मोमेंटम और बिल्डअप होना जरूरी है। 1050 का लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक में एक्चुअल मूव स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हमें 1100-1120 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाइंग बन रही है, तेजी की जा सकती है। कन्विक्शन 1050 के ऊपर हमको देखने को मिलेगा, फिर ये 50 से 60 रुपए का मूव हमें इमीडिएटली दिखा सकता है। तो स्टॉक के अंदर बाइंग की जा सकती है 1000 के आसपास का, लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर यहां से 80 रुपए का हमको मूव खाना है तो। ओके, ये फिलहाल श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मूव की बात हो रही है, लेकिन कुछ अगर आप देखें काउंटर्स जो फिसल रहे हैं, कल तक एनआईटी टेक्नोलॉजीज में काफी एक्शन था, आज जिस पर एक सीधा ब्रेक लगा है, क्या कहेंगे? पोजीशंस कट रही हैं? पॉज तो लगा है इसके अंदर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कोई खास वीकनेस देखने को नहीं मिली है। ये काउंटर वैसे भी तेजी का काउंटर है, सारे सेक्टर में अकेला ही काउंटर ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। अभी इमीडिएटली ये स्टॉक हायर लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि पिछले 2 से 3 बार ये रेजिस्टेंस हमको देखने को मिले हैं 595-600 के आसपास। तो वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, बट फिर भी स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी तक तेजी का है, बाय में ही रहना चाहिए। ये स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 565 लेवल्स का, और प्रेजेंट लेवल से कोई 5-7 रुपए की गिरावट आती है तो खरीदारी करें। ऊपर में इमीडिएटली 600 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 565 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। परफेक्ट, 565 थोड़ा दूर है, लेकिन स्टॉप लॉस वही बनेगा। शुक्रिया सुमित जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, लॉन्ग या शॉर्ट तमाम शेयरों पर राय देने के लिए हमारे दर्शकों को। 35 अंक मजबूत है सेंसेक्स, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। और मिड कैप शेयरों की देखिए तेजी बढ़ती नजर आ रही है, और दिन के हाई पॉइंट पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 100 अंकों की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और अभी जो ये थोड़ी रिकवरी आई है पिछले कुछ मिनटों में, इसकी पूरी की पूरी क्रेडिट आप दे दीजिए बैंक निफ्टी को। बैंकिंग शेयरों में बड़ा उछाल बनता हुआ नजर आ रहा है, और सरकारी बैंक इसे लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीडीएक्स पर कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए चने का डिलीवरी होगा, चना वायदा का डिलीवरी सेंटर। और अनिल ये काफी समय बाद है, क्योंकि पल्सेस में पूरी तरह से बैन लगा दिया था, काफी साल हो गए, बहुत सट्टा हुआ था, काफी साल हो गए हैं। और अब एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हम पहले भी बात कर रहे थे कि कैसे आप यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड कमोडिटीज में ट्रेड देख रहे हैं, खास तौर से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की अगर बात करें तो यहाँ पर अब एनसीडीएक्स शुक्रवार से चना वायदा शुरू कर सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे हाथ लगी है। बीकानेर में चना का वायदा का डिलीवरी सेंटर भी खुलेगा, और काफी समय बाद, मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए हैं, फिर उससे ज्यादा का समय हो गया होगा, कि पल्सेस में दलहन में कमोडिटी ट्रेड रोक दिया है या फिर बैन लग गया था।
और हम यहाँ पर देखेंगे फिर से वो रिवाइव होता हुआ चने के ट्रेड्स शुरू होते हुए दिखाई देंगे, वायदा शुरू हो सकता है। ये फिलहाल NCDX की ओर के सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है। आगे और डिटेल्स लेकर आएंगे इस पर। हम लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए बाजार में, रिजल्ट से क्या उम्मीद करें, सब पर होगी बात। हमारा साथ देंगे अविनाश गोरक्षकर और साथ ही सर्वेंद्र श्रीवास्तव। बने रहिए। $9,806 ये लेवल्स हैं जो निफ्टी इस समय पकड़ के बैठा है। 20 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी अपनी ऊंचाई से हल्का जरूर हुआ है, 24 अंकों का ही उछाल देखने को मिला, लेकिन मिड कैप में फिर से जोश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 100 पॉइंट ऊपर वो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए? क्या फिर से थकावट का शिकार हो रहा है सेंसेक्स और निफ्टी जैसे दिग्गज इंडेक्स, और फिर आपको छोटी कंपनियों पर ही जोर देना चाहिए? हमारे साथ है सर्वेंद्र श्रीवास्तव और अविनाश गोरक्षकर। अविनाश, आप बताइए, 9800 पर एक अच्छी तेजी बनी और इनफैक्ट कल तो ऐसी पोजीशंस बन रही थी बाजार में, लोग सोच रहे थे कि इसी महीने 10,000 के लेवल्स आ जाएंगे। आज सुबह भी वैसा ही मूड था, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार अटक रहा है और फोकस शिफ्ट हो रहा है मिड कैप्स पर। क्या फिर थक रहा है इंडेक्स? मुझे लग रहा है कि हर्षदा, आई थिंक डेफिनेटली मार्केट्स जिस प्रकार से तेज़ी पकड़ा है, 9800 का लेवल मेंटेन किया है, ये बात डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट्स डेफिनेटली ये सिग्निफाई कर रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी मार्केट्स में जिस प्रकार के नतीजे आने वाले हैं, मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमने कल इंडसइंड बैंक के नतीजे देखे, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में आज तेज़ी अच्छी देखने को मिली। मेरे ख्याल से आई थिंक कल TCS के नतीजे हैं, आई थिंक और भी दिग्गज कंपनी के नतीजे कल परसों आएंगे, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स विल बी लुकिंग एट मोर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज रादर देन इंडेक्स। और इंडेक्स में डेफिनेटली 9750 और 9800 का जो रेंज है, वो मेरे ख्याल से इन द नियर टर्म मार्केट्स वहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला मामला नजर आता है, लेकिन बैंक निफ्टी, इसके चार्ट्स देखकर बताएं सर्वेंद्र, इस पर क्या राय है? पिछले आधे घंटे में बैंक निफ्टी में फिर से बढ़िया उछाल बनने की कोशिश होती दिख रही है। खरीदेंगे इन लेवल्स पर या शॉर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक बैंक निफ्टी को अगर आप देखें अनिल जी, तो क्लियरली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट कुछ दिनों में। तो अगर अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर निफ्टी 10,000 छू पाएगा कि नहीं, उस चीज़ को अगर देखें तो आई थिंक बैंक निफ्टी को डेफिनेटली परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना पिछला हाई निकालना पड़ेगा। मिड कैप 100 भी अगर आप देखें तो भी अपना पिछला हाई नहीं निकाल पाया है, जो कि निफ्टी ने निकाल दिया है। तो निफ्टी को थ्रेशोल्ड मानते हुए और ये मानते हुए कि 97-97-10 पे अब सपोर्ट्स रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक 10 डेज के लिए, उसको अगर थ्रेशोल्ड माने तो मेरा मानना है कि फिर बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स को भी अपने वो हाईज निकालने होंगे, और जितना जल्दी वो निकाल के अगर निफ्टी को कंफर्म कर दें तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट और स्ट्रांग और सस्टेन्ड हो जाएगा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि 9700 के पार नहीं निकल पाएगा, बट अब जब निफ्टी निकला है तो आई थिंक अगर मिड कैप और बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट कर दें तो आई थिंक ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन होएगा, और फिर निफ्टी भी और 200-300 पॉइंट भी ऐड कर सकता है। तो खाली 10,000 नहीं, फिर मेरे ख्याल से 10,200, 10,300 तक के भी स्तर निफ्टी छू सकता है। तो आई थिंक क्रिटिकल है, नेक्स्ट 1-2 दिन क्रिटिकल है। मैं यहाँ से तो बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना चाहूंगा, बट ओवर द नेक्स्ट 1 और 2 डेज अगर 1-2 सेशन में अगर वो हाईज निकलते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक अपसाइड्स और निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में बाकी है। ओके, तो अपसाइड्स बाकी है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। सर्वेंद्र को लगता है कि यहाँ पर आगे और तेजी बनती दिखाई देगी, जो एक सरप्राइज इन इटसेल्फ, क्योंकि सर्वेंद्र आप काफी समय से बाजार पर नेगेटिव थे और कह रहे थे कि ये सेल साइड की पोजीशंस ही पकड़ के रखें। दिग्गजों में हमने देखा है जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया, अलग अलग स्टॉक्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर तेजी बनती दिखाई दे रही है। आज देखिए कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है जहां पर एक्शन बनता दिखाई दे रहा। अविनाश, उस लिहाज से अगर आप देखें HUL में कुछ एक्शन आता हुआ, ACC, भारती इन्फ्राटेल, ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस वही एक सेक्टोरल थीम है, लेकिन ACC जैसे काउंटर्स, अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर्स, क्या आपको लग रहा है समय है अब इन काउंटर्स में खरीदारी करने का? मुझे लग रहा है कि आई थिंक हर्षदा, इन काउंटर्स में शायद इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमको GST का देखने को मिलेगा, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि नतीजे शायद इतने अच्छे नहीं आएंगे। बट ओवरऑल अगर हम सेकंड हाफ ऑफ FY18 की बात करें तो डेफिनेटली वॉल्यूम पिकअप पोस्ट मानसून्स आने की अच्छी उम्मीद है, स्पेशली साउथ बेस्ड कंपनीज की। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ACC के अलावा अल्ट्राटेक या टिपिकली हम अगर रैमको सीमेंट्स की बात करें तो ये डेफिनेटली अच्छे विकल्प बन सकते हैं अगर थोड़ा नज़रिया लंबा है।
बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रूरल थीम्स जो कंपनीज है जहाँ पे मानसून का इफेक्ट प्ले आउट होना है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खरीदारी का मौका है। स्पेशली अगर एग्रोकेमिकल्स की बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड फॉस्फोरस, यहाँ पे जरूर नजर रख सकते हैं। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज ये है कोर स्टॉक। यूपीएल भी आज मैं देख रहा था अच्छा मजबूत हो गया, 10 रुपये, 1.25% मजबूत है। तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ रही है धीमे धीमे इन तमाम शेयरों में। अविनाश, MGL, IGL, गेल, गुजरात गैस क्या पसंद है? नहीं, आई थिंक मेरा फेवरेट तो महानगर गैस है। महानगर गैस, आप तो लगातार कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को खरीदना है तो मेरे ख्याल से अनिल जी ये डेफिनेटली एक एन्युटी बिजनेस मॉडल चलाने वाली कंपनी है। क्लियरली आई थिंक जिस प्रकार का इनका कस्टमर बेस है, जिस प्रकार का इनका जोग्राफिकल रीच है, मुझे लग रहा है कि निवेशकों को इसमें शॉर्ट टर्म नज़रिया ना लेके थोड़ा सा मीडियम टर्म अगर व्यू बनता है तो डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। अच्छा मुनाफा बन सकता है। इन बिजनेसेस में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कैश फ्लोज काफ़ी हेल्दी है, बैलेंस शीट भी बहुत डेट फ्री है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिमांड है वो आने वाले 2-3 साल के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। हाँ, अभी तो बॉम्बे में 3-3, 4-4 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर गैस कनेक्शन चाहिए आपकी सोसाइटी में, बिल्कुल मिलता नहीं है इजीली। नहीं, MGL के लिए काम की कोई कमी नहीं है, करने वाला है। और हर सोसाइटी में ये पहले तो था कि स्पेसिफिक एरियाज में ही था, लेकिन अब वेस्टर्न सबर्ब्स में भी काफी अग्रेसिव MGL के प्लान्स है, और वहां पर हमने देखा है काफी इनका फिर ऑफ कोर्स ऑर्डर्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। अनिल, लेकिन एक्विटास पर हमारी नजर गई थी कुछ ही मिनट पहले, वो स्टॉक एक बार फिर लेकर आते हैं। 4% का उछाल देखने को मिल गया है अब पिछले कुछ मिनटों में, और ये स्टॉक अब 7% की तेजी दिखा रहा है 167 पर। एक्विटास के साथ साथ उज्जीवन, जैसे हम पहले भी कह रहे थे F&O बैन में है तो वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं दिखा है, लेकिन तब भी तेजी आई है। ये काउंटर्स थोड़े से ऑफ द रेडार हुए और अब फिर से यहाँ पर एक्शन आ रहा है, क्योंकि कल भी मुझे याद है मैग्नम फिनकॉर्प में तेजी बनती दिखाई दी थी। क्या पसंद है आपको ये स्पेस, क्या लेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक हर्षदा इस स्पेस में कंसर्न थे कि फार्म लोन वेवर के बाद इनको भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसे रूरल पॉकेट्स में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे PSU बैंक्स भी नहीं ऑपरेट करते। बट मेरे ख्याल से अगर नतीजे की बात करें तो ऑलरेडी भारत फाइनेंशियल के मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि कैश डिसबर्समेंट्स अभी वापस नॉर्मल हो चुके हैं, और आने वाला जो क्वार्टर है, स्पेशली जून क्वार्टर, उसके बाद सितंबर क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड डीमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा बहुत नॉर्मल हो चुका है तो इन कंपनीज को भी फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से इक्विटास और उज्जीवन में जो निवेशक को थोड़ा सा लंबा निवेश करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस भाव पे जरूर खरीदे, बट मेरे ख्याल से टाइम होराइजन जरा लंबा रखिए। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए उज्जीवन, इक्विटास जैसे। एक्चुअली हर्षद देखिए, जब सारे हाल ही के लिस्ट वाले IPO इतनी दौड़ लगा तो ये क्यों पीछे रहे? इन सबको भागना चाहिए। तो बच्चे कुछ जो है ना, जिन्हें याद आया कि हम भी अभी लिस्ट हुए, हम क्यों पीछे रह गए, तो ये भी दौड़ना चालू कर रहे हैं। तो चलिए, सब भाग रहे हैं, लेकिन हम एक बाजार और ऊपर भागेगा या नहीं भागेगा, इसका जवाब कल शाम को और परसों सुबह के बीच में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से और तेजी दिखाने के लिए एक सेक्टर की मदद तो चलेगी, जरूर पड़ेगी, और वो है IT शेयर, IT स्टॉक्स, IT सेक्टर। तो नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है। कल देर शाम आएंगे TCS के नतीजे और परसों इन्फोसिस के। तो हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ हैं। रिसर्च हेड तो ही, साथ ही IT पूरे सेक्टर पर भी बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। तो आशीष, मुझे आपसे 2 चीज़ें पूछनी है। हाँ। एक तो TCS पर भी पोल जानना है कि कैसे रिजल्ट आएंगे, दूसरा IT सेक्टर पे आपकी जो मर्जी हो, किससे शुरुआत करेंगे पहले बताइए। मेरे ख्याल से क्योंकि आपने पूरा दारोमदार IT पे छोड़ दिया है अगली तेजी के लिए, तो पूरे सेक्टर से शुरुआत करता हूं। आमतौर पे हम हमेशा कहते थे Q1, Q2 सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं IT कंपनीज के लिए, पर इस बार वो सीजनैलिटी जो है शायद नदारत रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में हालात सुधरते हुए नजर आएंगे एटलीस्ट Q1 में, या फिर रिटेल, हेल्थ केयर में हालात इंप्रूव होंगे। ये सब हुआ नहीं है, इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही ये क्वार्टर IT कंपनीज के लिए कमजोर रहेगा। और वैसे भी तमाम कमेंट्री जो आई है IT कंपनीज की, सबका कहना है कि जो लीगेसी ऑफरिंग्स हैं उसमें कमोडिटाइज हो रहा है, तो प्राइसिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं तिमाही दर तिमाही कमजोर रहने वाली है अक्रॉस द बोर्ड IT कंपनीज की। और एक और दिक्कत की बात वो रुपया है। इस पूरे क्वार्टर में, जिस क्वार्टर को हम रिव्यू कर रहे हैं, 3.5% के आसपास का एप्रिसिएशन आया है, तो उसके चलते आप मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दबाव में होंगे। और वैसे ज्यादातर IT कंपनीज ने अपने कर्मचारियों के वेजेस डिफर कर दिए Q2 तक, वो दिखाते हैं एनवायरमेंट किस तरह से कमजोर हो रहा है। तो दिक्कत है शायद इस
कंपनियों के सामने रहेंगी और शायद काफी हद तक वो प्राइस में है, इसीलिए ठंडा परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हैं स्टॉक्स का। और आशीष, टीसीएस राजेश गोपीनाथ की अगुवाई में क्या प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि एनवायरमेंट ठंडा है तो मेरे ख्याल से गोपीनाथ जी बहुत ज्यादा कुछ मैन्यूवर कर नहीं पाएंगे, दिक्कत रहने वाली है। आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर भी जब हम लोग कवर कर रहे थे तो बड़ा म्यूटेड क्वार्टर था, कमजोर परफॉर्मेंस रही थी कंपनी की आय और मार्जिन दोनों के फ्रंट पे। एक्सपेक्टेशंस उसके बाद सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के लिए वैसे ही लो गई थी आईटी कंपनीज के लिए और इंक्लूडिंग टीसीएस के लिए। पर क्योंकि मैंने कहा था सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है आमतौर पे, तो हमेशा रन रेट रहा है 3.5 से 5% के आसपास। Q1 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टीसीएस डिलीवर करता है, इस बार उससे कहीं नीचे 2 से 2.5% के आसपास ही कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बीएफएस में जो ग्रोथ थी वो मटेरियलाइज नहीं हुई है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस अभी भी रिटेल में और टीसीएस का इन दोनों सेगमेंट्स, इन दोनों वर्टिकल्स में तगड़ा एक्सपोजर है। तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही दर तिमाही 3% के आसपास, मार्जिन कमजोर होंगे और इनफैक्ट 150 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन में कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन ये बढ़ाने वाले हैं, वीजा कॉस्ट की अकाउंटिंग होने वाली है और रुपया जो मजबूत हुआ है उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इसीलिए मुनाफा 6% तिमाही दर तिमाही गिरेगा। अच्छा, टीसीएस केस में इंपॉर्टेंट होगा कि क्वांटिटेटिव कमेंट्री क्या है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर FY18 के, क्या टीसीएस कहता है, क्योंकि अब सबसे पहले आईटी नंबर्स आ रहे हैं और अब इंडस्ट्री का बेलवेदर ध्यान रखें ये कंपनी हो चुकी है। साथ साथ 26 से 28% की मार्जिन का बैंड दिया करती थी कंपनी, अब तो उसके कहीं नीचे स्लिप हो गए, तो अभी भी क्या उस बैंड पे राजेश गोपीनाथन बने रहेंगे या नहीं बना रहेंगे। और इंटरिम डिविडेंड का पे आउट खास तौर पर नजर रहेगी, क्योंकि पिछली बार टीसीएस ने कहा था 80% फ्री कैश फ्लो का पे आउट वो करते हुए नजर आएंगे, तो कितना इंटरिम डिविडेंड Q1 में मिलता है शायद स्ट्रीट वो भी देखना चाहेगी। टीसीएस इनफैक्ट आज थोड़ा सा स्लिप होता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आशीष। कल ऑफ कोर्स शाम को नतीजे आएंगे, हमारी नजरें बनी रहेंगी इस पूरे पैक पर। टीसीएस के ठीक बाद ऑफ कोर्स इन्फोसिस भी अपने नंबर्स पेश करने वाला है, लेकिन क्या ट्रेड लेना चाहिए बताइए सर्वेंद्र। चार्ट्स पर तो ये स्टॉक अब आज कुछ कमजोर दिख रहा है या फिर प्राइस में ही कमजोरी दिख रही है, क्या बेच कर जाएंगे नंबर से पहले, क्या ट्रेड लेंगे आप? अर्शिता जी टीसीएस के बारे में पूछ रहे हैं जी। सी आई थिंक अगर लास्ट खाली 2 दिन का बार देखें तो आई थिंक एक तो स्टॉक काफी एक रेंज में रहा है, थोड़ी सी रेंज, और वो रेंज थोड़ी सी एक्सपैंड रही है लास्ट 3-4 महीनों में। सो 2300 से लेके आई थिंक 2500-2600 की एक रेंज रही है, मार्जिनली उसके ऊपर भी एक बार गया है। लास्ट के 2 दिन का बार देखूं तो आई थिंक मोमेंटम क्लियरली बिल्ट इन है। रिजल्ट के पहले तो यूजुअली मैं उस कैंप में रहता हूं कि रिजल्ट के पहले कोई बहुत बड़ा काम ना करें, क्योंकि यूजुअली अगर सरप्राइज किस तरफ आया तो ट्रेड्स अगले दिन गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं। बट ओवरऑल सेटअप्स अच्छे हैं और एज लॉन्ग एज ये स्टॉक अभी 2380 के सपोर्ट्स को होल्ड करता है, आई थिंक एक बार 2500-2600 अपर एंड ऑफ द रेंज डेफिनेटली पॉसिबल है। बट अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो आई थिंक 2380 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। तो ये है टीसीएस में राय सर्वेंद्र की। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हमारे साथ बाजार के कुछ और दिग्गज जुड़ने वाले हैं। हम बातचीत करेंगे अजय बग्गा साहब से, जानेंगे उनसे आईटी शेयरों पर उनका आउटलुक, रिजल्ट सीजन पर उनका आउटलुक। हमारे साथ संदीप बागले साहब भी जुड़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको निफ्टी पर 3 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स इस छोटे से ब्रेक के बाद। और बजने वाले हैं 3, मिलेंगे आपको निफ्टी की टॉप 3 ट्रेडिंग कॉल्स। उससे पहले फटाफट बता दें कि किस तरह का हाल है दुनिया भर के बाजारों का। अमेरिकी बाजारों में मामूली से हरे निशान के साथ शुरुआत के हैं संकेत। यूरोप दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा था, शुरुआत मजबूत हुई थी। अब देख लें यूरोप का हाल कैसा है। यूरोप बहुत ही बेहतरीन तेजी और बढ़ाता हुआ दिख रहा है, सबसे तो 1% के आसपास की तेजी के साथ। तो इस लिहाज से तो भारतीय बाजारों को 9800 के ऊपर बंद होना चाहिए आज, और उस लिहाज से निफ्टी पर टॉप ट्रेडिंग कॉल्स भी खरीदारी की तरफ आनी चाहिए। चलिए आपके सामने पहली कॉल निफ्टी पर कुणाल सराव की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी के 9775 ये है स्टॉप लॉस का लेवल, 9850 के टारगेट के लिए। इसके अलावा मानस जायसवाल की भी राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई, मनोज सचदेवा माफ कीजिएगा, 9870 ये फिलहाल है आपके लिए निफ्टी का टारगेट। अगले 2 दिनों में ये लेवल्स अचीव होंगे और साथ ही 9760 के स्टॉप लॉस के साथ आपने ये ट्रेड लेना है। 9870 टारगेट एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ। सर्वेंद्र बताइए निफ्टी के लिए क्या लेवल अहम होगा और क्या ट्रेड लेंगे आप?
नहीं बिल्कुल हर्षिता जी, आई थिंक जिस तरह से मैंने बात की थी, जिस तरह से 9700 9720 का जो ब्रेकआउट हो गया है कि बियॉन्ड, तो अब जब तक उसके नीचे नहीं जाते हैं तब तक क्लियरली ट्रेडिंग बायस ऊपर ही रहेगा। बहुत बड़े टारगेट्स अभी नहीं देखने चाहिए क्योंकि रेंज हमेशा छोटी रही है ब्रेकआउट्स में। सो आई थिंक 98 80 9900 का टारगेट लेके चलना चाहूंगा और डेफिनेटली 9800 के आसपास यहाँ पे बाय करके चलना चाहूंगा। और 1 से 2 दिन का व्यू रहेगा। 9744.40 पे एक स्टॉप लॉस रखें स्पॉट में और आई थिंक लेके काम करना चाहिए। 9900 का टारगेट ध्यान में रखें। वागले साहब, आपकी राय भी बताइए। देखिए बाकी दो एक्सपर्ट जिन्होंने फोन पर भेजी, और सर्वेंद्र हमारे एक्सपर्ट हैं जो बुलिश है निफ्टी पर, आप भी खरीदेंगे या आपका इरादा शॉर्ट करने का है? आफ्टरनून अनिल जी, शॉर्ट करने का तो बिल्कुल नहीं है, बट अपसाइड मुझे ऐसे वन वे रैली नहीं लगती। मुझे लगता है 98-80 तक के अपसाइड में देख रहा हूँ। खरीदारी करनी चाहिए, ये राय है वागले साहब की भी। चलिए तो सब एक्सपर्ट तेजी की तरफ ही बात करें। 4 के 4 एक्सपर्ट बुलिश हैं और बग्गा साहब है हमारे साथ, अब बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, लेकिन वो है फंडामेंटल एक्सपर्ट, लेकिन वो भी काफी लंबे समय से बुलिश हैं भारतीय बाजारों पर, तेजी की राय दे रहे हैं। बग्गा साहब, ये जो रोज रिकॉर्ड बन रहे हैं वो बिल्कुल वो जो था ना पोल वोल्ड चैंपियन रशिया वाला सर्जेई बुबका, जिसने 35-36 बार कितने रिकॉर्ड बनाए, वैसे ही निफ्टी भी बना रहा है। बताइए और कितने रिकॉर्ड बनेंगे? 10,000 हो जाएगा इसी महीने में? इस महीने तो कहना मुश्किल है अनिल जी, बट काफी उम्मीद है। देखिए क्या चला रहा है मार्केट को, मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में जरूर है, इसलिए महीने के शुरुआत में टेक्निकल विशेषज्ञ सारे कह रहे थे कि जुलाई में 9,000 दिखेगा, और हमारी यही बात चल रही थी कि लिक्विडिटी जब इतनी स्ट्रांग रहती है तब आप ना फंडामेंटल ना टेक्निकल्स रैली चलेंगे मार्केट में, मोमेंटम चला रहा है मार्केट को। अब दूसरी बात जो ऐड हो गई पिछले फ्राइडे से, जो सेबी ने नोटिफिकेशन पी नोट्स पे करी, तो 40,000 करोड़ वाइंड अप होना है अनिल जी 27 जुलाई तक। उतना अभी नहीं हुआ है जहां तक हमारा अनुमान है, और ये लोग वही वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे आए तो हम स्क्वायर ऑफ करें। जब ये नहीं होगा तब आप देखेंगे एक होड़ मचेगी ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए। अगर मार्केट नीचे भी जाता है, वहां पे क्या पॉजिटिव्स हैं आपके लिए? एक तो है म्यूचुअल फंड 40,000 करोड़ से ज्यादा की कैश पे बैठे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, कुछ फंड 7%, कुछ 10% कैश बना के बैठे हैं। उसके साथ है जो फ्लोस चल रही हैं। और आखिरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जो कोरिलेशन है डॉलर का, अगर डॉलर वीक चलता है तो कैरी ट्रेड ऑन है और लिक्विडिटी बरकरार रहेगी। जहां डॉलर स्ट्रांग होने लगा, 101 102 के लेवल पहुंचता है, तब आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा शंका होनी शुरू होनी चाहिए। अभी डॉलर 96-97 के लेवल पर है, तो रियली आपको इतना वरीसम नहीं है लिक्विडिटी फ्लोज के चलते। बाकी शॉर्ट टर्म न्यूज फ्लोज आती जाती रहेंगी, बट ओवरऑल मार्केट की दिशा पॉजिटिव लग रही है। अर्निंग से थोड़ा मार्केट अनकनेक्टेड हो रहा है, अर्निंग्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। कल जैसे आप भी दिखा रहे थे आपके विश्लेषणों में कि लगभग एक्स बैंक, एक्स ऑयल एंड गैस 3 से 4% ही वृद्धि है रेवेन्यूज में इस साल, तो वो मार्केट ने फैक्टर इन किया है। पर्टिकुलर स्टॉक्स में जरूर अगर अर्निंग सरप्राइज आती है ऊपर नीचे चलेगा, बट ओवरऑल मार्केट ऊपर जाते ही दिख रहा है। बग्गा साहब, जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा है, ये पी नोट्स की अनवाइंडिंग वाला, जो इस सीरीज के अंत के पहले होना है। वैसे तो मेरे ख्याल से 9-1,000 करोड़ रुपए की इस सीरीज में एफआईज स्टॉक फ्यूचर्स खरीद चुके हैं। अब ये 40,000 करोड़ की जो पोजीशन है ओपन खड़ी हुई पी नोट्स में, क्या ये मानना ठीक है कि 40 की 40,000 करोड़ ये अनहेज पोजीशन है ट्रेडिंग वाली और ये सारी खत्म होनी है, या इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ हेजिंग वाली हो, तो और उस लिहाज से और ज़्यादा अभी शॉर्ट कवरिंग या फिर ये पोजीशन खत्म होने का डर उतना रखना ठीक है? हाँ देखिए, वो कह नहीं सकते, वो सिर्फ सेबी को पता होगा या कस्टोडियंस को पता होगा, ये तो अनुमान ही है। बट ओवरऑल आप देखें जिस तरह से टेलीकॉम स्टॉक्स ऊपर गए, फार्मा में जिस तरह से तेजी आई, आईटी में आईटी इंडेक्स जिस तरह अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, और पीएसयू बैंक्स,
तो ये जितने पिछड़े हुए सेक्टर्स थे जिन पे शॉर्टिंग का दबाव चल रहा था, हमने देखा कि वो ऊपर उछले। उसका ना कोई फंडामेंटल कारण था, ना आप टेक्निकली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो सिर्फ डिमांड सप्लाई था, मोमेंटम बेस्ड था। तो इसी के चलते लगता है कि बैंकिंग, स्पेशली बैंकिंग में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग अभी होनी है, फार्मा में होनी है, आईटी में होनी है। टेलीकॉम जो बहुत पिछड़ा हुआ सेक्टर है, अभी भी हमें पसंद नहीं है, बट आप ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ उछाल टेलीकॉम में देख सकते हैं जो बिल्कुल अनकनेक्टेड है फंडामेंटल से। सो ओवरऑल 40 है या 25 है या 30 है वो कहना मुश्किल है, बट कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होंगे और उसका ज़रूर इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो रेडार पर हैं उसमें फ्यूचर कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट इस पर मेरी नज़र पहले भी गई थी, ये काउंटर आपके लिए हाजिर करते। साथ ही टाटा ग्लोबल में भी हमने देखा थोड़ा सा एक्शन आज बढ़ता हुआ, क्योंकि टाटा ग्लोबल में थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। फ्यूचर कंज्यूमर में भी आप देखिए 10% का उछाल है। अविनाश, पिक करेंगे इन दोनों में से कोई? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक टाटा ग्लोबल में ज़रूर और तेज़ी आ सकती है। इनफैक्ट मुझे याद है अनिल जी ने कहा था कि चंद्रशेखर जो चेयरमैन बने हैं इनके बाद काफ़ी चेंजेस आएंगे, और मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी अभी स्पष्टी से आया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स, कॉमन इन्वेस्टमेंट्स है वो ग्रुप कंपनी एक पेरेंट को बेचेंगे। तो ऐसा अगर होता है तो डेफिनेटली इसमें री रेटिंग के लिए और भी जगह है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स टाटा ग्लोबल एंजॉय करता है। अगर इसमें अगर सेपरेटली लिस्टिंग की बात होती है या वैल्यूएशन की बात होती है तो टाटा कॉफ़ी, टाटा ग्लोबल, ये एक ऐसी कंपनीज है जहाँ पे ब्रांड वैल्यू बहुत है और अभी भी शायद री रेटिंग के लिए जगह है। अच्छा, इसमें दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त जो चल रही हैं, अब कौन सी सही है नहीं है पता नहीं। पहली खबर तो ये कि टाटा ग्लोबल के पोर्टफोलियो में जो भी टाटा ग्रुप के दूसरे शेयर हैं वो बेचे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है वो शेयर बेचेंगे, और अभी तो सारे इनके ग्रुप के शेयर टॉप भाव में चल रहे हैं, तो वो पैसा आ जाएगा तो टाटा ग्लोबल के एक्सपांशन के लिए या कर्जा कम करने के लिए वो काम आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं टाटा ग्लोबल के, उन प्रोडक्ट्स को बेचकर अलग करने की बात चली, ताकि क्या पूरा का पूरा फोकस टाटा ग्लोबल का ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर रहे। और क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में जैसा हम जानते हैं मार्जिन्स मिलते हैं ज़्यादा, तो कम सेल में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, और एक्चुअली अविनाश जी दोनों ही सोर्स बेस्ड है। नहीं, बट अनिल जी एक बात मैं कहना चाहूँगा, जस्ट टू इंटरप्ट, कि इससे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर आप देखो काफ़ी सालों से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही सुस्त था, तो ये अगर डाइवर्समेंट होता है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा इजाफा आएगा। तो आई थिंक योर पॉइंट इज राइट। ये अगर मार्केट्स में आता है तो एनालिस्ट इस बात को डेफिनेटली उसका स्टॉक को रीरेट करेंगे। ऑलरेडी थोड़ी सी रीरेटिंग हमने देखी है, और जैसे आपने पहले कहा बहुत सुस्त शेयर हुआ करता था। आई मीन पीपल यूज्ड टू गेट फेड अप ऑफ दिस शेयर, और थके हुए हार के वो निकल जाते थे। तो अभी एटलीस्ट पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। बग्गा साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ इसी पर, टाटा ग्रुप के शेयरों पर, टाटा ग्लोबल पर। जैसे यहाँ भी चंद्रा साहब अब चेयरमैन बन गए, और जब से उन्होंने पदभार संभाला है काफ़ी कुछ एक्शन हो रहा है ग्रुप के शेयरों में, वैल्यू बढ़ने की संभावना है, आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए अनिल जी, पर्टिकुलर स्टॉक्स तो मैं बात नहीं कर पाता कंप्लायंस की वजह से, बट ओवरऑल आप देखें जो ग्रुप का रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस ऑन है कि रिटर्न ऑन इक्विटी को अहमता दी जा रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरफ फोकस है, वो ज़रूर पॉजिटिव रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए। दूसरा, रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रही है कि क्रॉस होल्डिंग्स को छोड़ा जाए, और तो आपको जब वैल्यूएशन आप करने जाते थे कंपनी का, इतना पैसा वो क्रॉस होल्डिंग्स में लगा होता था और दूसरी तरफ वो लोन उठा के बैठी होती थी कंपनियां। तो ये जो डिमर्जर जैसा करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि फिर आप स्टैंड अलोन कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं उसके वर्टिकल पे, बनिस्बत इसके के उसके पास इतने स्टील के शेयर हैं या इतने मोटर्स के शेयर हैं या इतना वो क्रॉस होल्डिंग है, जो इस पे रिटर्न कुछ नहीं है, 2% का रिटर्न आप डिविडेंड का बना रहे हैं, जो कैपिटल गेन आया सो आया। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा ये रिस्ट्रक्चरिंग। दूसरा, हमें क्या लग रहा है, 180-190 बिजनेस लाइंस हैं, काफ़ी बिजनेस लाइंस की छटनी करेंगे ये, क्योंकि जहाँ पे रिटर्न्स नहीं है वहाँ से बेटर होगा निकल जाना। ये बहुत साल पहले हुआ था जब टॉमको वगैरह बेचा था, टाटास ने बोला कि हम साबुन वगैरह नहीं बनाएंगे, और वहाँ उन बिजनेसेस से निकले थे। वैसा ही लग रहा है कि कुछ रिस्ट्रक्चरिंग आएगा
जिससे ओवरऑल ग्रुप का फोकस हाई रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोडक्ट्स पे रहेगा, बिजनेस लाइंस पे रहेगा, और वहाँ पे नया निवेश भी हो सकता है फिर, तो पॉजिटिव रहेगा ग्रुप कंपनीज के लिए। ओके, तो ऑफ कोर्स ये एक ट्रिगर पॉइंट है टाटा ग्रुप के लिए, ऑफ कोर्स टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के लिए। कुछ और काउंटर्स जो थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं, भंसाली इंजीनियरिंग, हालांकि ये छोटी कंपनी है, 72 रुपए का स्टॉक है, लेकिन वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है और स्टॉक अब भंसाली इंजीनियरिंग का करीब 5% भागता हुआ। परसों रिजल्ट आने वाले, हाँ परसों इस लिस्ट में मैंने देखा था, मुझे याद आ रहा है। अब क्या नतीजे होंगे उसका पता नहीं, लेकिन इसमें हाँ, लेकिन ये स्टॉक आने भागा है, पिछले 5-7 दिन में काफी तेजी रही है। और इनफैक्ट साल का भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि टाइम एंड अगेन ये मेरे नजर में आया है। 3 महीने में तो करीब 90% का उछाल, 12 महीनों में 241% के रिटर्न्स। कोई खास स्टोरी आपको पसंद है ये? नहीं, इनफैक्ट मार्केट्स प्रीवियस क्वार्टर के अगर नंबर देखे हर्षदा, तो प्रीवियस क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही दमदार आ गए थे। 15 करोड़ का बॉटम लाइन आया था, और हमको लग रहा है कि एबीएस के फील्ड में सिर्फ 2 कंपनीज है, तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई सिनेरियो अगर देखें तो हमको लग रहा है कि बंसाली इंजीनियरिंग में ज़रूर मार्जिन इंप्रूवमेंट और टॉप लाइन ग्रोथ आने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही है, और होपफुली कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी हेल्दी है। तो आई थिंक ओवरऑल नंबर्स को देखते हुए शायद इसमें एक्टिविटी आई है। नंबर्स के दम पे भाग रहा है। अच्छा, बचे कुछ अब ये एनबीएफसी स्टॉक भागने लगे। मुथूट फाइनेंस अब 6% ऊपर है, ये आया है मेरे रडार पर अब थोड़ी देर में। और दूसरा स्टॉक जो अदानी एंटरप्राइजेस, हम सुबह बात कर रहे थे, वागले साहब 142 तो हो गया। टारगेट क्या था आज का? 142 ही था ना? अनिल जी, आज का तो टारगेट आ गया, बट मुझे और भी अपसाइड लगता है। मुझे तो लगता है ये 155 to 158 के बीच में पोजिशनल ये व्यू दे रहा हूँ। अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में जा सकता है, तो व्यू पॉजिटिव कंटिन्यू है। तो सुबह सुबह वागले साहब का शो छोड़िए मत आप लोग, 8 से 10 देखिए। सुबह सुबह वागले साहब ने क्या क्या बताया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस, ये सुबह का पिक है। पीटीसी 10% ऊपर है, ये सुबह का पिक है। और 1 मिनट और बताऊं मैं आपको, बायोकॉन 13%। अच्छा, ये तो तब है जब मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो आज मीटिंग होने वाली है अमेरिका में देर रात, जिसमें इनकी एक दवा को, कैंसर की दवा को मंजूरी मिल सकती है। ऐसा अगर मिलने के पहले यह हाल है, तो मिलने के बाद क्या होगा? सारी तेजी पहले हो जाएगी। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली ने कहा है अगर वो मंजूरी मिल जाती है, स्टॉक 400 के ऊपर जाएगा। बात तो ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन पहले क्यों जाए? मतलब पहले चला जाइए तो ऐसा हो गया। 366 हो चुका है, गजब है। तो ओके, ये बड़ी चीज है। एक और पिटा हुआ स्टॉक बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, एनसीसी लिमिटेड। सर्वेंद्र देखिए जरा चार्ट्स, खरीदने का वक्त है। बड़े दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है 91-92 के पार निकला है ये। बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक एक उसका कंसोलिडेशन क्लस्टर रहा है उस रेंज में, और आई थिंक 77 से लेके 80-82 की रेंज में रहा काफी दिन। और अब उसके बाद फिर अब जो रेंज पकड़ी उसने 85 से 92 की, अब आज क्लियरली उस रेंज को निकलता हुआ। तो मानना यह है कि इसके जो एटलीस्ट जो पिछला स्विंग आया था 103, आई थिंक वो पहले चैलेंज होगा, तो उसकी तरफ अब ये बढ़ेगा पहले, और उसके बाद अगर 103 को डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर लेता है तो आई थिंक क्लियरली फिर स्टॉक थोड़ा रिलेट हो जाएगा और नेक्स्ट 3 से 6 महीने वाला बाई साइड का कैंडिडेट हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आई थिंक नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज के लिए तो उसमें बाई साइड का ट्रेड बिठाया जा सकता है, और डेफिनेटली ये स्टॉक में पोटेंशियल है कि 103-105 के लेवल्स ये छू सके। तेजी तो पकड़ी है इस काउंटर ने, 103-105 की तैयारी कर रहा है। एनसीसी के साथ हमने देखा दूसरी भी छोटी जो कंपनियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो पीएनसी हो, केएनआर जैसे काउंटर्स हो, दिलीप बिल्डकॉन जैसे काउंटर्स हो, आज वो नोमुरा की रिपोर्ट पर ये काउंटर्स थोड़े से एक्टिव होते दिखाई जरूर दिए हैं। दिलीप बिल्डकॉन तो अब 4%, 4.5% की तेजी बनती दिखाई दे रही है। सबसे स्लोएस्ट मूवर था ये आज सुबह में, और अब भागा है। दोपहर में ही इसमें पूरा एक्शन आता हुआ। अब केएनआर में भी 3.5% का उछाल आता दिखाई दे रहा है। खैर, एसटीबीटी या बीटीएसटी क्या कह रहे हैं हमारे जानकार, ये आपको बताते हैं। तो पहली राय आ रही है मुदित गोयल की। मुदित गोयल कह रहे हैं बर्जर पेंट्स में खरीदारी करके जानी चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 250 रुपए पर, और 265 का रहेगा टारगेट। साथ ही भारत फोर्ज में भी तेजी का कॉल है, 1150 के टारगेट के लिए तेजी करें, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1100 रुपए पर। तो भारत फोर्ज में भी तेजी करने का इरादा है। समित चौहान ने भेजी हमें 2 कॉल्स, और महानगर गैस लिमिटेड ये खरीदना चाहते हैं समित, और 2% मजबूत है अभी भी। माफ कीजिएगा, शॉर्ट कॉल है।
नहीं, ये लेवल्स ठीक कुछ नहीं मामला है। ठीक नहीं है क्योंकि ये अपोलो टायर्स, ये लेवल्स जो हाँ, है मैं वही ना सोच अपोलो रहा हूँ। टायर्स के हैं, उसमें वो कह रहे हैं बिकवाली करनी चाहिए। महानगर और गैस तो टारगेट कोई 240 बेचेगा नहीं आज। अविनाश सामने बैठे हैं यहाँ पर, देखिए खरीदारी करने के लिए आज। चलिए अपोलो टायर, हाँ ये बेचना तो ठीक है, फिर भी ये भी नीचे लेवल से ऊपर तो आ गया है अपोलो टायर। नहीं, ये भी कैसे बेचेंगे भाई साहब, ये हटा ही दीजिए। उनका स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर, 252 का स्टॉप लॉस अच्छा हो गया। हमने 3:15 बजे का टाइम ठीक रखा है, उससे पहले ही हो गया। तो समित के क्या महानगर गैस तो खरीदने का कॉल है, ओके समित का वो है 1035 का टारगेट, वो खरीद लीजिए। 988 ये बराबर लेवल है, ये नोट कर लीजिएगा। 1035 टारगेट, 988 का स्टॉप लॉस। बताइए सरवंजी जी, आपने कौन से शेयर चुने? अनिल जी, एक मैंने बीटीएसटी चूज किया है, एक एसटीबीटी चूज किया है। पहला जो बीटीएसटी है वो है कैस्ट्रॉल। थोड़ा सा स्टॉक चल गया है, लास्ट जब ग्राफिक्स दिया था उसके बाद से 2-3 पॉइंट चल गया है, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और टारगेट को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा ट्रेड के साथ, लेकिन मैं जाना चाहूंगा। तो कैस्ट्रॉल बाय करके चले। पहले मैंने टारगेट दिए थे 412 के, अब मैं बोलता हूं कि 414 415 का स्तर ध्यान में रखे चले कल के लिए। और स्टॉप लॉस को भी जो पहले मैंने 401 पे दिया था उसको 403 रुपये 40 पैसे कर दें और बाय करके चलें। नया टारगेट 414 415 की रेंज में रहेगा कैस्ट्रॉल में। दूसरा जो है वो एसटीबीटी है और वो येस बैंक में है। उसका कारण यही है कि जिस तरह से आज बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया सेकंड हाफ में और काफी अच्छी एक रिकवरी आई, उस हिसाब से अगर आप येस बैंक को देखें तो लास्ट 4-5 दिन से एकदम फ्लैट क्लोज दे रहा है और मार्जिनल शायद रेड बार आज शायद लास्ट तक में आ जाए। तो मेरा मानना है कि इसको बेच के चलें और 1490 का टारगेट नीचे में येस बैंक के लिए निर्धारित करूंगा और 1531 रुपये 60 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और शॉर्ट करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड येस बैंक में बिकवाली की पोजीशन उनकी ओर से आ रही है, वरना तेजी का कॉल कैस्ट्रॉल में। बागले साहब, क्या सलाह होगी, क्या स्टॉक्स लेंगे आप? अर्शदा, मेरे दोनों बीटीएसटी है। पहला है बाय इन अंबुजा सीमेंट, 258 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 268। दूसरा होगा पीटीसी, जो मॉर्निंग में हमने आइडेंटिफाई किया था। मैंने कहा था कि 105 106 के ऊपर क्लोज होता है तो ये अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू होगा, जो मुझे लगता है कल भी होगा। 107 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट होगा 117। पीटीसी अभी भी वागले साहब रोज इतना भागेगा? अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो वागले साहब का कॉन्फिडेंस सुबह भी था, अब भी है और कल भी रहेगा। पीटीसी खरीद के जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉक में तेजी बनना शुरू हुई है ऐसा लग रहा है। चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं एक्शन में 60 अंक ऊपर। अब एक तो हर्षदा बात साफ दिख रही है, वो ये कि एक और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिलने की तैयारी है, पहली बात। डेफिनेटली। दूसरी बात ये कि पहली बार इतिहास में हम 9800 के ऊपर क्लोज होने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये एक और अच्छा संकेत है। तीसरी बात, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी मुझे याद नहीं कि 23,700 के ऊपर हमने क्लोजिंग, एक मेरे पास डेटा होने चाहिए, 23,700 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखी है। बैंक निफ्टी की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है 23,675 की। चांस है उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए हमें 23,675 के आसपास की, तो ये एक और बेहतरीन क्लोजिंग। और सेंसेक्स भी 31,800 के ऊपर क्लोज होगा, जो कि दिख रहा है अभी तक। तो ये भी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के संभावनाएं बता रहे। तो 31,800, 9,800 निफ्टी पर, 23,700 के ऊपर बैंक निफ्टी पर, ये रिकॉर्ड क्लोजिंग की तैयारी बाजार करता हुआ दिख रहा है। आखिरी आधे घंटे में मजबूत है, होना भी चाहिए। जब आप देख लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है तो फिर एक बार यूरोप पे नजर डाल लीजिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ना चाहिए। तो आखिरी 10 मिनट में यूरोप के बाजार देख लीजिए, पौन से 1% तक की दमदार तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। फुट्सी, डैक, कैक, ये सारे के सारे बाजार जो हैं, डैक्स और कैक, ये सब के सब बेहद मजबूत है। भले डाउ फ्यूचर्स आपको ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहे हो, लेकिन डाउ फ्यूचर्स एक्टिव सेकंड हाफ में होते हैं। और अगर यूरोप इतना मजबूती के साथ बंद होने की तैयारी कर रहा है तो फिर बच्चा होना चाहिए सब कुछ। जी हाँ, और मिड कैप्स में पूरा एक्शन है अनिल। 126 अंकों की जो बढ़त देखने को मिल रही है, इसमें हमने भंसाली इंजीनियरिंग का शेयर देखा। विम्टा लैब्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विम्टा लैब्स, मुझे याद है प्रकाश दीवान ने कुछ महीने पहले रेकमेंड किया था। 154 के लेवल्स आए और यहाँ पर 9% का उछाल है, तेजी आई है और वॉल्यूम पिकअप भी यहाँ पर अच्छा खासा। 10 डे एवरेज मुश्किल से 80,000 शेयरों का होता है। आज देखिए 5 लाख शेयरों का ट्रेड हो चुका है एक एक्सचेंज पर। बागले साहब, इस पर क्या लग रहा है, क्या चार्ट आप देख पाते हैं? अर्जुन, आप विम्टा लैब्स की बात कर रही हैं?
जी वागले साहब 156 पर आ गया है बात करते करते। जी जी बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट है, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा जो कि 148 होगा, बट मेरे हिसाब से हायर लेवल्स होंगे जो कि 175 178 के आसपास हमको अगले कुछ दिनों में 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में मिलने चाहिए। तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा, ये लेवल पे या थोड़े हल्की सी करेक्टिव मूव पे बाय करें। 148 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। ओके, ये विम्टा लैब्स वॉल्यूम के साथ आज बढ़ता हुआ दिख रहा है, अच्छा एक्शन में आता हुआ ये शेयर भी इस वक्त आपको नजर आएगा। आखिरी मिनटों में बाजार का एक्शन और बेहतर होता हुआ दिख रहा है और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। 23,700 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ये जोश बढ़ाने वाली है और कल होगी वीकली एक्सपायरी। हर्षदा एक चीज़ दिख रही है क्योंकि 23,700 से लेकर 24,000 की रेंज में हर एक 100 पॉइंट के ऊपर कॉल्स में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और अगर आज 23,700 के ऊपर बंद होकर कल थोड़ा भी फर्स्ट हाफ अगर उसके ऊपर रहेगा तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए डेटा के हिसाब से साफ दिख रहा था कि वीकली एक्सपायरी के लिहाज से बैंक निफ्टी कमजोर है, निफ्टी ज़्यादा मजबूत है। तो आज दिन भर निफ्टी ने मजबूती के साथ कारोबार किया। अब बैंक निफ्टी में जो फॉलो अप बाइंग आ रही है वो कल के सेशन के लिए काफ़ी काम आएगी। तो अगर कल ग्लोबल मार्केट थोड़े भी ठीक ठाक रहे, कोई खास बदलाव नहीं हुआ, तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी से लीडरशिप आने की संभावनाएं बढ़ रही। तो अगर जिन लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी में से एक में BTST करना हो तो उनके लिए बैंक निफ्टी इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा बेहतर दे रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेहतर मौके आपके लिए बन सकते हैं। आइए एक और स्टॉक पिटा हुआ है, कमज़ोर है, लेकिन आज सुबह किसने रिकमेंड किया था? GMR इंफ्रा, हाँ अमरीश बालिगा थे कि वो कह रहे थे कि 18 रुपए में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। मैंने क्यों चुना है आज इस मजबूत बाजार में जब शेयर कमज़ोर है? तो वो इसलिए कि अभी भी मेरी स्क्रीन पर 2 बड़े ट्रेड दिखे हैं मुझे GMR इंफ्रा में। एक हुआ है 27 लाख शेयरों का और दूसरा हुआ 13 लाख शेयरों का, यानी कि कुल मिलाकर 40 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है 18 रुपए के दाम पर GMR इंफ्रा में। तो देखते हैं कल कोई अच्छे नाम आते हैं क्या, फंड वगैरह कोई ढंग के इन्वेस्टर्स खरीदारी करते हैं या नहीं, लेकिन इस बीच थोड़ा एक्शन तो होता दिख रहा है। वागले साहब सुबह आप भी शो में थे जब अमरीश कह रहे थे कि एक थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है GMR इंफ्रा, आपको भी ऐसा ही लगता है चार्ट्स पर? फिलहाल तो अनिल जी मुझे मोमेंटम नहीं लग रहा है। मैंने कोई 2 या 3 हफ्ते पहले बात की थी 18-18.50 में, बट वो मोमेंटम 22 के ऊपर नहीं जा रहा है। वैसे ही अगर कोई होल्ड कर रहा है तो मैं 17 के नीचे का स्टॉप लॉस दूंगा और मोमेंटम तब आएगा जब ये 20 के ऊपर ही क्रॉस करेगा, तो फिलहाल मैं इसको टच नहीं करूंगा। ओके, 20 के ऊपर ही मोमेंटम लगता है वागले साहब को कि पकड़ेगा स्टॉक, लेकिन वेल्सपन एंटरप्राइजेस 128.30 पर 4% का उछाल, इसमें भी कुछ देर पहले तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इंडिया सीमेंट एक और काउंटर है जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा स्केल बढ़ रहा है, 2-2.5% का उछाल। वेल्सपन पर कोई ओपिनियन आपका अविनाश? नहीं, मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टरली सीजन में नतीजे अच्छे आने की उम्मीद रहेगी। मेरे ख्याल से ऑलरेडी लास्ट टाइम पे मैनेजमेंट ने कमेंट्री अच्छी दी थी। मेरे ख्याल से नतीजे अगर ठीक ठाक आते हैं तो थोड़ी और री-रेटिंग स्टॉक में हमको देखने को मिल सकती है। अच्छा, टाटा मोटर्स एक स्टॉक है जिसमें लगातार तेजी बनती दिखाई दे रही है। आज फिर देखेंगे 1% का उछाल। बगा साहब, आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिक्स पे बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह का वो चाइना का नंबर देखा गया जिसमें 65% की ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर, और अब ग्लोबल सेल्स के होलसेल आंकड़े आ रहे हैं जहां पर 2% का डिक्लाइन है, लेकिन स्टॉक पर 630 का एक टारगेट आज क्रेडिट स्विस ने दिया है। क्या ये एक टॉप पिक रहेगा करंट ऑटो स्पेस में? या ऑटो स्पेस में मैं कहूंगा पैसेंजर व्हीकल्स काफी अच्छे हैं, और दूसरा मैं कहूंगा हर्षदा 2 व्हीलर्स जरूर देखिए। 2 व्हीलर्स में काफी महीनों से बोलता रहा हूं और अब टाइम आ रहा है, अगले 3 महीने में आप चाल देखेंगे। जो हमारी जानकारी भी है, काफी हद तक अनाउंसमेंट्स भी आ रही हैं कि कैपेक्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं 2 व्हीलर्स के प्रोड्यूसर्स। तो ओवरऑल मैं कहूंगा पैसेंजर व्हीकल 2 व्हीलर्स काफी पसंद है हमें, अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टॉप पिक्स में रहेंगे। ओके, टॉप पिक्स में रहेंगे 2 व्हीलर स्टॉक्स। और इस बीच बाजार हाइस के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दिन का हाई पॉइंट तो आ ही गया है, 9,823 था सुबह जो मैं देख रहा था मेरे ख्याल से निफ्टी का। जी हाँ, 9,823 वहीं पर आ गया। तो दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहा है, ये भी अपने आप में एक
अचीवमेंट कहा जाएगा कि, और निफ्टी देखिए और साथ ही बैंक निफ्टी देखिए दिन के हाई पॉइंट पर बंद होता हुआ दिख रहा है, तो बड़े दिग्गज तो हाई पॉइंट पर बंद हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छी मजबूती होती हुई दिख रही है इस वक्त बाजार में। एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूती के साथ ऊपर आया है, HUL लीवर। अविनाश जी, खरीदा जाए? नहीं, मेरे ख्याल से 1130 में नहीं, मेरे ख्याल से अगर आने वाला क्वार्टर की बात करें तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली GST को लेके मेरे ख्याल से जो दरें आए हैं वो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहेगी। आई थिंक डेफिनेटली मार्केट्स में मोमेंटम रहा तो मेरे ख्याल से लीवर जैसे स्टॉक में डेफिनेटली हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है। ओके, लीवर जैसे स्टॉक में अभी भी तेज़ी बन सकती है। यहाँ से भी बड़ा है, भागा हुआ है, लेकिन अभी भी महंगा नहीं है। और ख़ास तौर से इन तमाम FMCG शेयरों में जिस तरह की खरीदारी होती दिख रही है वो बड़ी ज़बरदस्त कही जाएगी। तो ये एक और स्टॉक है जहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आखिरी मिनटों में एक्शन एक और स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। ये लगता है कल के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, ICICI बैंक। वागले साहब जरा देखिए, जिस तरह की क्लोजिंग ये बैंक दे रहा है ICICI बैंक, अब समझ में आया कि बैंक निफ्टी क्यों भागा है। देखिए, तैयारी है कल के लिए एक बड़े मुंह की? अनिल जी बिल्कुल है, मैं समझता हूँ BTST करके जाना चाहिए। कल हम बात करेंगे और जैसे 296 के ऊपर जाएगा, जो मुझे लगता है जाना चाहिए, शायद खुलेगा ही ऊपर, ये 302-300 तक तो कल मॉर्निंग में मिलना चाहिए। और 302 303 कल ही, यानी कि यहाँ से भी 10 रुपए की जगह है ICICI बैंक में। और ये स्टॉक हर्षदा एक्चुअली है ना, कल रिकॉर्ड बनाने में यही मदद करेगा मुझे लग रहा है, जिस तरह, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कौन सा स्टॉक है जो आखिरी मिनटों में इतना तेजी से भागा है, जिसका वेटेज भी हो। ये है यहाँ पे काफी एक्शन। इनफैक्ट अब यहाँ पे बगा साहब कह रहे थे कि शायद ट्रेड के लिहाज से टेलीकॉम कंपनियों में कुछ एक्शन बनता दिखाई देगा। भारतीय एयरटेल देखिए अनिल 1% ऊपर है, भारतीय इंफ्राटेल में हमने देखा था अच्छी तेजी बनी है। सर्वेंद्र, क्या कोई ट्रेड लेंगे इन दोनों में? आई थिंक अगर दोनों में से चूज करना है तो आई थिंक पैटर्न्स इंफ्राटेल के ज्यादा बेटर हैं, और आज क्लियरली अपनी लास्ट 3-4 दिन की रेंज को भी डिसाइसिवली निकाल के उसके ऊपर बंद दे रहा है। तो आई थिंक ये हमारे कवरेज लिस्ट में भी है और रेगुलरली हम क्लाइंट से इस पर बात करते हैं, तो डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा कि इसमें हमारा इंटरेस्ट है। बट डेफिनेटली इंफ्राटेल का सेटअप भारतीय से काफी बेटर है, और इंफ्राटेल मुझे लगता है कि अगर किसी का 3 से 6 महीने का नजरिया है तो आई थिंक 450-460 ऊपर में स्तर छू सकता है, और इवेंचुअली अपने ऑल टाइम हाइज भी 490 के आसपास उनको चैलेंज करेगा और उनको निकालेगा भी, बट उसमें 12 से 18 महीने लग सकते हैं। आई थिंक क्लियरली अगर दिस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक अगर है तो लेके रखना चाहिए, और अगर 12 से 18 महीने रखेंगे तो आई थिंक क्लियरली 25 से 30% रिटर्न करंट प्राइसेस से बनने की पूरी उम्मीद है। इंडिया सीमेंट एक और स्टॉक है, इसके जरा चार्ट देखिए। वागले साहब तैयार रहिए, ये भी मुझे लग रहा है इसके कल के लिए बड़ा तेजी के लिए तैयार हो रहा है इंडिया सीमेंट। लेकिन तब तक अरुणाचल जैसे छोटे राज्य के लिए बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वो ये कि वहां पर शराबबंदी हट गई है, बैन नहीं लगेगा, बैन नहीं लगेगा हिंदी। ओके, तो इंटरेस्टिंग। हाईवे पर, ओके, अरुणाचल प्रदेश में हाईवे पर शराब बेची जा सकेगी। अरुणाचल प्रदेश में कितने हाईवे होंगे तो काफी, पर मुझे नहीं लगता वहाँ पर शराब पी के कोई गाड़ी चलाता होगा नहीं, क्योंकि वो सारे वाइंडिंग रोड्स हैं। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, इस तरह के बैन्स की जरूरत है। तो नॉर्मल रोड से भी चलाना मुश्किल है। हाँ, सीधा रास्ता तो है ही नहीं। तो आप एनीवेज देखिए बाजार कहाँ पर जाकर टिक रहा है, 9000। ओके, मैं इंडिया सीमेंट, एक मिनट फटाफट बाजार बंद हो उससे पहले वागले साहब, इंडिया सीमेंट तैयार है आपका? जी बिल्कुल, 217-218 तक की मुंह लगती है। आप आजकल अभी मतलब कल जो मॉर्निंग में बात करने वाले वो हमने पहले ही बात की, शायद 217-218 निकल जाए तो फिर 225 की बात करूंगा, बट वो पोजिशनल भी होगा। कल अगर न्यूमरोलॉजी के लिहाज से हर्षदा आई लेटर का दिन अगर अच्छा हुआ तो 2 आई लेटर के स्टॉक्स तो आज दिख रहे हैं, ICICI बैंक और इंडिया सीमेंट। अगर ये चल गए तो फिर कल देखेंगे गुरुवार के दिन वाकई में आई लेटर के लिए दिन अच्छा होता है नहीं। लेकिन दिन यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए कितना अच्छा है, यूनाइटेड ब्रूअरीज के लिए। यहाँ इस खबर के बाद यूनाइटेड ब्रूअरीज दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहा है 822 पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1% मजबूत है, तो तेजी के साथ तो शुरुआत ही। चलिए, रिकॉर्ड स्तरों पर आज हुई है क्लोजिंग, प्रोविजनल क्लोजिंग 73 अंक ऊपर दिख रही है। सेंसेक्स पर 36 अंक मजबूत। निफ्टी है दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में 1% का बड़ा उछाल है, बड़ा उछाल कहा जाएगा, और वो भी BSE मिड कैप में तो 1% से ज़्यादा का उछाल दिख रहा है, आप इससे समझ सकते हैं। और बैंक निफ्टी ने जो आखिरी मिनटों में दौड़ लगाई है जबरदस्त,
ये मानना पड़ेगा, क्योंकि 135 अंक ऊपर बैंक निफ्टी जाकर बंद होना 23,700 के आसपास। फाइनल क्लोजिंग मेरे ख्याल से 23,700 के थोड़ा ऊपर आनी चाहिए और निफ्टी में भी 9,815 के ऊपर की ही फाइनल क्लोजिंग आनी चाहिए। तो ये क्लोजिंग अब तक की रिकॉर्ड क्लोजिंग है, ऐतिहासिक क्लोजिंग पर आज बाजार बंद होते हुए दिखे। भले ही नया रिकॉर्ड बनाने से निफ्टी 5-7 पॉइंट नीचे रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफेक्टिवली अच्छे रिकॉर्ड बन गए। 1050 शेयर मजबूती के साथ बंद हुए, 750 शेयरों में रहा नुकसान। तो बेहतरीन खरीदारी आज बाजार में होती हुई दिखी है आज के सेशन। जी हाँ, और काफ़ी काउंटर्स थे जहाँ पर हमने देखा है रनअवे मूव्स देखने को मिले हैं, जिसमें पीएसयू बैंकों का एक बहुत बड़ा हाथ था। छोटे बैंक खासकर ऑफ कोर्स आज अंत में आईसीआईसीआई ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिखाया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनल लेवल से एक अच्छा उछाल दिखा रहा है। अनिल, मेरी नजर गई थी, मुश्किल से 0.5% ऊपर था इंट्राडे में, 1% प्लस ये बढ़ा 1.5% ऊपर जाकर बंद हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। इसके साथ ही हमने देखा देना बैंक, पीएनबी जैसे काउंटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मेरे ख्याल में नेशनल लेवल्स पर खरीदारी आई। लेकिन आज फिर देखिए ये लगातार तीसरा या चौथा सत्र होगा जहां पर इन नई लिस्टिंग्स ने कमाल दिखाया है। एयू स्मॉल फाइनेंस ओके, यहाँ पर 11% का उछाल। इसके साथ ही आप देखिए शीला फोम में 6% की बढ़त। हुडको के लिए आज बेहतरीन दिन। तो ये पूरे स्टॉक्स है जहाँ पर पूरा एक्शन देखने को मिला और अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। ओके, तो फाइनल क्लोजिंग हर्षदा जो आई है 57 पॉइंट ऊपर आई है सेंसेक्स पर, 30 पॉइंट ऊपर आई है निफ्टी पर, 9,816 का लेवल, 1% के आसपास। मिड कैप इंडेक्स मजबूत बंद हुआ है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 23,700 का हम कब से वो रट लगाए हुए थे, 23,650 में एग्जैक्टली, वहीं पर 5 पॉइंट नीचे जाकर वहां से बंद हुआ, लेकिन 0.5% की मजबूती के साथ ये बंद होता है। लेकिन अनिल यहाँ पर हमने देखा है लो से 200 पॉइंट का उछाल देखने को मिला, बहुत शानदार। तो एक अच्छा सत्र बिल्कुल। आज का जो हमने बैंक निफ्टी के लिए 23,500 का निर्णायक लेवल दिया था, 23,523 से बैंक निफ्टी घूमकर 200 पॉइंट, करीबन 200 पॉइंट मजबूत बंद हुआ। बेहतरीन रिकवरी कही जाएगी। विदा लेंगे आप सबसे, बग्गा साहब, अविनाश जी और वागले साहब और साथ ही सरवन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों की आज मदद करने के लिए आखिरी सौदा में। और देख लेते हैं रिजल्ट 2020 के मैच का। 2.5% की कमाई हेमंत की टीम, 3.25% की फोटो फिनिश ही कहा जाएगा, मतलब 1/4% का फर्क रहा है दोनों टीमों की परफॉर्मेंस में। लेकिन दोनों ही टीमों का दमदार प्रदर्शन आप इंडेक्स और बेंचमार्क के सामने देखें तो नीरज की टीम में जिताने वाले खिलाड़ी सुप्रीम इंफ्रा 8%, अनंत राज, HPCL, मेगासॉफ्ट, ये हैं दमदार खिलाड़ी। कमजोर क्या है, माफ कीजिएगा, हेमंत की टीम के टॉप परफॉर्मर क्या है, शंकरा बिल्डकॉन 7%, ग्लोबस स्ट्रिट, MRPL, निटको, ये है वो शेयर जहां से तेजी बढ़ती है। तो भले ही इंट्राडे में नया लाइफ हाई ना बने हो, लेकिन रिकॉर्ड बनने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन आज क्लोजिंग बेसिस पर सेंसेक्स और निफ्टी ने जड़े हैं नए रिकॉर्ड। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आज के बाजार का पूरा रिकैप हम आपके लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20 में इस छोटे ब्रेक के बाद। बने रहिए। नमस्कार।